Hi everyone, welcome to Time and Text. So let's start our classes. Plasma membrane. Plasma membrane is also known as cell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. अब क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो ये क्या कर रही है, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं इसको क्या कर रही है, आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और सेपरेट सेल्स कंटेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट. अब ये जो है उसका ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है और इसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस की ही एंट्री और एग्जिट परमिट करती है. ओके. कुछ ही सब्सटेंस को, सर्टेन सब्सटेंस को ही ये एंट्री देती है और उसकी एग्जिट को परमिट करती है, बाकी को रेस्ट्रिक्ट कर देती है. इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो लेट्स सी. प्लाज्मा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उस वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और थिन होता है. अब ये किन चीज़ों से बना हुआ होता है, दो मेन चीज़ों से बना हुआ होता है, डेट आर प्रोटीन एंड लिपिड्स. इसे क्या कहा जा रहा है, लिपिड बाइलेयर कहा जा रहा है. क्यों कहा जा रहा है, इसमें दो लेयर होती हैं लिपिड्स की. देखें, लिपिड्स की फर्स्ट लेयर ये है और सेकंड लेयर ये है, इसीलिए इसे लिपिड बाइलेयर कहा जा रहा है. और प्रोटीन्स जो होती हैं वो इम्बेडेड होती है, इधर उधर इम्बेडेड होती हैं. ओके. इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जा रहा है. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं वो उसे फ्लूइड के जैसा नेचर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और ये जो प्रोटीन्स हैं वो मोज़ैक की तरह इधर उधर स्कैटर्ड वे में इम्बेडेड होते हैं. इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जा रहा है. ये किसके थ्रू प्रपोज किया गया था, सिंगर एंड निकोलसन के थ्रू प्रपोज किया गया था. अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी की लाइन. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. जैसा कि हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. इसीलिए ये क्या करती है, सेल की जो कंटेंट होती है उसे आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. It is. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is quite selectively permeable membrane. ये कुछ ही सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. अब अब आगे आगे देखते देखते हैं. अब हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस की एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है. पर एंट्री और एग्जिट कैसे होती है, तो किन किन प्रोसेस से होती है. मेनली टू टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, दैट आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं. वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस कहेंगे. और अगर कोई सब्सटेंस सेल के बाहर जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे. अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस जब हमने देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि अमीबा जो है वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन को लेकर के, क्या सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन की हेल्प से क्या करता है, फॉल्स फीड बनाता है, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं. सूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है और वैक्यूल बना करके फूड को डाइजेस्ट करता है, अपने साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर लेता है. अब क्योंकि फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है और उसे वो क्या कर रहा है, अपने सेल के अंदर ले जा रहा है. तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल हो गया. उसी तरह जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो भी टू टाइप्स का होता है, दैट आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन जो होता है वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसी भी मीडियम में हो सकता है. बट ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में होगा. डिफ्यूजन में क्या होता है कि लिक्विड को क्या करना पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना होता है. अगर मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोई लिक्विड सब्सटेंस मूव कर रहा है
और उसमें वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उससे हम कहेंगे डिफ्यूजन। लेकिन अगर लिक्विड सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है और उस दौरान उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब आगे हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसा हमने देखा क्या होता है, सब्सटेंस जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। जैसे कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। वहीं अगर सब्सटेंस जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत होती है, वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही रैपिड मूवमेंट होता है। वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होता है वो स्लो मूवमेंट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, अब हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है। जैसा कि हमने देखा, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। बट ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही होगा। अगर कोई गैस ये सब्सटेंस है और वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, और चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो डिफ्यूजन कहलाएगा। उसी तरह अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस हो, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा हो या ना कर रहा हो, वो डिफ्यूजन कहलाएगा। बट अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा हो पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर सेल के अंदर ही यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है लिक्विड सब्सटेंस की, लेट्स सपोज H2O की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है एंड यहाँ पे लो है, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। बट अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है और ये इस दौरान इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी एनसीईआरटी की की लाइन लाइन देख देख लेते लेते हैं, हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी में में क्या क्या लिखा लिखा है। है। Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आना जाना मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जा सकते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन कह रहे हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट देयर इज spontaneous movement of substance from a region of higher concentration to region where its concentration is low. जैसा कि हमने देखा कि डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स वेट something similar to this happens in cell when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from region of high concentration to region of low concentration outside the cell by the process called diffusion. इसमें क्या कह रहा है कि let's suppose यहाँ पे wait यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि इस सेल के अंदर
CO2 का कंसेंट्रेशन अगर हाई हो गया और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 का कंसेंट्रेशन जो है वो लोअर है, तो हमने देखा कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमारे सेल में CO2 का कंसेंट्रेशन हाई हो गया और बाहर के इन्वायरमेंट में CO2 का कंसेंट्रेशन लो है, तो क्या होगा, CO2 डिफ्यूजन के प्रोसेस से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाएगा। उसी तरह क्या होगा, ऑक्सीजन जो बाहर के इन्वायरमेंट में जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर उसका कंसेंट्रेशन लो है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, CO2 सेल के अंदर चला जाएगा और CO2 सेल के बाहर चला जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। हमने देखा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें क्या हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करने पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये सब क्या होता है देखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, हाइयर कंसेंट्रेशन होते हैं इसमें। और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, बाहर का जो लिक्विड होता है, जो मीडियम होता है, उसमें वाटर का कंटेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसमें वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत कम होता है मीडियम में। मीडियम में वाटर का कंसेंट्रेशन कम होता है, लो होता है। और सेल में वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो हाई होता है। तो क्या होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, तो वाटर सेल से बाहर की मीडियम में चला जाता है, बाहर का मीडियम में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। समझ आया। उसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उल्टा होता है। क्या होता है, सेल में जो है वाटर का कंटेंट कम होता है, सेल के अंदर H2O का कंटेंट जो होता है वो कम होता है। और बाहर का जो मीडियम है उसमें क्या होता है, H2O का कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, यानी मीडियम जो है वो डाइल्यूट होता है। तो यहाँ क्या होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, तो मीडियम से वाटर कहाँ चला जाता है, सेल में चला जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, सेल जो है वो फूल जाता है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल का वाटर कंटेंट जो होता है और मीडियम का जो वाटर कंटेंट होता है वो दोनों इक्वल होता है। तो जितना वाटर इसमें एंट्री करेगा उतना ही वाटर एग्जिट करेगा, इसलिए कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, कोई चेंजेस नहीं होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such selectively permeable membrane is called osmosis. अब हमने क्या पढ़ा था कि वाटर को अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. इसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन 1 क्या है, if a medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such solution is known as hypotonic solution. जैसा कि हमने देखा hypotonic solution में क्या हो रहा था, बाहर का जो मीडियम था उसमें वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, यानी मीडियम जो है वो डाइल्यूट था, और सेल में जो है वाटर कंसेंट्रेशन कम था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो भी वाटर है वो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूव कर रहा था, यानी मीडियम से वाटर कहाँ चला जा रहा था, सेल में चला जा रहा था, जिसकी वजह से सेल क्या हो रहा था, फूल जा रहा था। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जो बाहर का मीडियम है वो डाइल्यूट है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है उसमें वाटर चला जाएगा और वो क्या होगा, सेल जो है वो फूल जाएगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन
will leave. The net overall result is that water enters the cell and the cell is likely swell up. यानी वाटर यहाँ से भी मूव करेगा और यहाँ से भी मूव करेगा, बट क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा पानी जो है, ज्यादा जो वाटर है वो मीडियम से सेल में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। यहाँ देखो सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल जो है वो फूल जाएगा। अब देखो, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. अगर मीडियम में और सेल दोनों में वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, तो जितना मूवमेंट बाहर सेल के बाहर होगा, उतना जितना भी वाटर जो है वो सेल के बाहर जाएगा, उतना ही वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से कोई खास चेंज देखने को मिलेगा नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। सेल में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम साइज का रहेगा। If the medium has lower concentration the water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is known as hypertonic solution. अगर क्या होगा, बाहर का जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा और सेल में क्या होगा, वाटर का कंटेंट हाई होगा, और बाहर के मीडियम में क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है तो इसमें क्या होगा, वाटर का कंटेंट कम होगा, तो वाटर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, यानी सेल से बाहर मीडियम में चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन enters it, therefore the cell will shrink. Hypertonic solution में क्या होगा, सेल जो है वो shrink कर जाएगा। Thus osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. यहाँ क्या लिखा हुआ है, thus therefore the cell wall will shrink. Thus osmosis is special case of diffusion through a selectively permeable membrane. यानी जो ऑस्मोसिस है वो बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर लिक्विड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा तो उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो हमने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल जो है वो श्रिंक कर जा रहा है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल का जो साइज है वो एग्जैक्टली सेम है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल जो है वो स्वेल अप कर जा रहा है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और सेल में है ज़्यादा वाटर, यानी जो भी मीडियम है वो कंसंट्रेटेड है, इसमें वाटर का कंटेंट कम है, वाटर जो है वो कम है और सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है मीडियम में। और सेल में क्या है, सेल में वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, जिसकी वजह से वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, यानी सेल से मीडियम में चला जाएगा वाटर, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। वही नेक्स्ट केस देखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मीडियम जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी मीडियम में वाटर का कंटेंट जो है वो हाई है और सॉल्यूट का कंटेंट कम है। वहीं जो सेल है उसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है कम है, तो वाटर क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, तो मीडियम से सेल में चला जाएगा वाटर, जिसकी वजह से सेल क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा।
उसके बाद आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मीडियम में और सेल में दोनों में वाटर का जो कंटेंट है वो बिल्कुल इक्वल है, सेम है, इक्वल है, जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर एग्जिट करेगा। इसकी वजह से सेल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल सेम साइज का होगा। अब आगे देख लेते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है और बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, और फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना हुआ होता है, और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ होता है। सेल वॉल क्या होता है, एक रिजिड रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है प्लांट में, फंजाई में और बैक्टीरिया में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं। ये एक रिजिड ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है और क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। और ये जो होता है ये डेड पार्ट होता है। अब सेल वॉल क्या करता है, जैसा हमने देखा कि क्या हो रहा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम सेल को रख रहे थे तो सेल जो है वो श्रिंक कर जा रहा था। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल को है टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो सेल श्रिंक करने लगता है, पर सेल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाकी का जो न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह है वो सब श्रिंक करेगा, बट सेल वॉल श्रिंक नहीं करता है। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, सेल वॉल जो है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होने लगेगा, सेल वॉल से दूर जाने लगेगा, सेल वॉल से फार मतलब दूर होने लगेगा और श्रिंक कर जाएगा, बट सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगा। इसे एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। NCERT. Plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. Plasma membrane जो होता है वो lipids and proteins से बना हुआ होता है. However, we can observe that the structure of plasma membrane only through an electron microscope. जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही हेल्प से देख सकते हैं. The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf food and other material from its external environment, such process are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through such process. अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने फूड को इंगल्फ करता है, और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है इसकी वजह से ये स्यूडोपोडिया फॉर्म कर पाता है और अपने फूड को इंगल्फ कर पाता है, और इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे हम लोग, एंडोसाइटोसिस कह रहे थे. सेल वॉल जो होता है, प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल. प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह में एक और लेयर पाया जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट. सेल वॉल क्या कर रहा है, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of content of cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा तो क्या हो रहा है, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह है वो श्रिंक करता जा रहा है और सेल वॉल से दूर होता जा रहा है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस. कह रहे हैं. We can observe this phenomena by performing the following activities. तो यहाँ पे एक्टिविटीज हम लोग नहीं देख रहे हैं.
What do we infer from this activity? It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis. Cell wall permits the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external medium without bursting. In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall, and wall exerts an equal pressure against the swollen cell because of their walls. Such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cells. इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो सेल वॉल होती है वो किसी भी सेल को बर्स्ट करने से या श्रिंक करने से प्रिवेंट करती है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप होने के बाद अगर बहुत ज़्यादा स्वेल होता गया तो वो बर्स्ट हो जाएगा। तो सेल वॉल क्या करती है, उसे बर्स्ट होने से प्रिवेंट करती है और उसे बहुत ज़्यादा श्रिंक करने से, कोलैप्स करने से भी प्रिवेंट करती है। तो इसमें यही कहा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सेमी परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, थिक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होता है और वो क्या करता है, सेल को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। और ये किससे बना हुआ होता है, लिपिड से और प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इसे सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करता है, बाकी को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसीलिए हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में आपने देखा कि लिपिड्स की जो है वो दो लेयर पाई जा रही है, लिपिड्स बाई लेयर पाई जा रही है और प्रोटीन्स जो है वो इम्बेडेड हैं। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है वो आप यही डायग्राम बना देना एग्जाम में आया तो, लिपिड्स की दो लेयर पाई जा रही है और प्रोटीन्स जो है वो इम्बेडेड है। और ये किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर के बना हुआ है। इसकी जो मेन कंपोनेंट्स है वो प्रोटीन है और लिपिड है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसके थ्रू प्रपोज किया गया था, सिंगर और निकोलसन के थ्रू, निकोलसन के थ्रू प्रपोज किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है और डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है। और इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। और ये किसी भी मीडियम में हो सकती है, लिक्विड में, गैसेस में और सॉलिड में, किसी में भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना होता है। लिक्विड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, बाकी गैसेस और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्रॉस कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑन प्लांट सेल। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे होते हैं और क्या कर रहे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें मीडियम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है और सेल में जो वाटर का कंटेंट है वो हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर सेल से कहाँ मूव कर जाता है, मीडियम में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। उसके बाद आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम जो होता है वो काफ़ी डाइल्यूट होता है और सेल में जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वाटर किधर से मूव करता है, मीडियम से सेल की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, एक्सप्लेन विद डायग्राम एंड मेंशन वेदर इट इज़ अ रिवर्सिबल और नॉट। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो
प्लांट का सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल से दूर जाने लगता है, श्रिंक करने लगता है। So plasmolysis is a process in which plant cell lose water in hypertonic solution causing cell membrane to shrink away from cell wall। अगर किसी भी सेल को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, सेल श्रिंक करने लगता है क्योंकि वाटर बाहर जाने लगता है। तो इसकी वजह से जो भी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, श्रिंक करने लगता है और सेल वॉल जो है उससे दूर जाने लगता है। अब प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल है या नहीं है, तो प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल है। कैसे? अगर हम श्रिंक किया हुआ सेल को क्या करें, वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, मीडियम से वाटर जो है वो सेल में चला जाएगा जिसकी वजह से ये जो है वो स्वेल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस रिवर्सिबल है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।